dear students, I hope all of you are good and safe at your home. Today we will discuss the next topic of physical chemistry, that is the determination of the dipole moment. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the topic. Okay, question is very important according to the exam point of view. So learn this properly. तो आज का टॉपिक जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट है कि हम किस तरह से डाइपोल मोमेंट डिटरमिन कर सकते हैं। अगर हम कोई भी नॉन पोलर सब्सटेंस देखते हैं, ठीक है, अभी हम पीछे ही जो है पिछले लेक्चर में देखा था कि नॉन पोलर सब्सटेंस है जब हम उसे कंडेंसर की प्लेट में रखते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की और न्यूक्लियाई की, जिसकी वजह से उसके अंदर चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि अगर आपने सपोज करें ये तो परमानेंटली इंड्यूस्ड है, परमानेंट डाइपोल है जो कि इसका रखा गया है, वो तो किसी ना किसी तरफ जाएगा ही। लेकिन अब मेरे पिछले ही लेक्चर में जो है वो मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह से एक नॉन पोलर के अंदर पोल्स को क्रिएट करना है। जब आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो डिस्टॉर्शन होती है जिसकी वजह से पोल्स क्रिएट होते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आप ऊपर जो है वो लिंक आएगा तो आप उस पर क्लिक करें, मेरी प्रीवियस वाली वीडियो को देख लें, आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं जी, अगर आप परमानेंट डाइपोल लेते हैं तो परमानेंट डाइपोल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं और नेगेटिव चार्जेस हैं। और हमें पता है कि सिमिलर चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये वाला जो डाइपोल है इसके अंदर कौन कौन सी पोलराइजेशन होंगी, हमने प्रीवियस वीडियो में 3 टाइप्स डिस्कस की थी। तो उसमें से जो है वो इसमें कौन सी जो है पोलराइजेशन होगी, इसके अंदर इंड्यूस्ड पोलराइजेशन भी होगी और ओरिएंटेशन पोलराइजेशन भी होगी। अब ओरिएंटेशन पोलराइजेशन जो है वो डिपेंड करती है इसके कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे और टेम्परेचर पे। ओरिएंटेशन पोलराइजेशन जो है वो क्या होती है कि जब आप इसके अंदर फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये किसी ना किसी पोजीशन में ओरिएंट होगा, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव के सामने नहीं होगा क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ओरिएंटेशन चेंज होगी। अब नेगेटिव देखिए हमने रखा मॉलिक्यूल, अब पॉजिटिव जो था वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जो है वो डायरेक्टेड होगा। तो इस वजह से वो मॉलिक्यूल ओरिएंट होगा। ये देखिए पहले थोड़ा सा इस तरह से था, फिर इसकी ओरिएंटेशन की तो थोड़ी सी इसकी पोजीशन जो है वो चेंज होगी। अब मैंने कहा कि जो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। अब जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन डिक्रीज होती जाएगी। अब क्यों, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल क्या करना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उसका वाइब्रेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो उनके अंदर ओरिएंटेशन पोलराइजेशन जो है वो बहुत कम हो जाती है। अब ये जो टेम्परेचर का इफेक्ट है उसे हम यूज़ करते हैं किसी भी पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट करने के लिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर हमारे पास परमानेंट डाइपोल नहीं है तो उसके अंदर ओरिएंटेशन पोलराइजेशन नहीं होगी। और अगर क्लॉजियस मोसोटी जो है वो एक साइंटिस्ट है जिसने पोलराइजेबिलिटी जो है अल्फा निकाली थी, जो कि किसके साथ रिलेटेड है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास डिपेंड करता है कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, किसी एक मीडियम के लिए हम ये यूज़ करते हैं, और टोटल पोलराइजेशन जो है वो हम इसकी फाइंड आउट करेंगे। अब भी आपको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नहीं पता, मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखें डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in the form of induced polarization that is stored in a given volume of material under the action of electric field। यानी कि अगर आप किसी भी मटेरियल को लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसे प्लेस करते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, किस फॉर्म में, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन की फॉर्म।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अब हम चलते हैं, अब हमने निकालनी है मोलर पोलराइजेशन जो कि पी और पी पे डिपेंड करती है। अब ये परमिटिविटी जिसे हम एप्सिलॉन -1 ओवर एप्सिलॉन +2 m/d इक्वल होती है 4/3 पाई NA अल्फा के। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से आया। अब हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा था मोलर रिफ्रैक्टिविटी में, तो वहां पे आप देखें कि जो मोलर पोलराइजेबिलिटी है वो मोलर रिफ्रैक्टिविटी से रिलेटेड है। तो मोलर रिफ्रैक्टिविटी किससे थी, N2 - N1 ओवर N2 +2 m/d के। हमने यहाँ पे n को सपोज करना है एप्सिलॉन n स्क्वायर को, तो यहाँ पे वो कर देंगे एप्सिलॉन -1 ओवर एप्सिलॉन +2 m/d। अब यहाँ से तो हमें इतना पता लग गया। इसके बाद हमने ये क्योंकि जो है वो डी तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की है, एक वॉल्यूम कंसीडर किया है, वो एक स्फीयर है, तो इसलिए हमें 4/3 पाई NA उसके लिए हमने इसे वैल्यू सपोज की है, सॉरी इसके इक्वल है। तो अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तो हमारे पास मोलर पोलराइजेशन सिर्फ इंड्यूस्ड पोलराइजेशन के इक्वल होगी, उसके अंदर ओरिएंटेशन पोलराइजेशन नहीं होगी। ओरिएंटेशन पोलराइजेशन नॉन मोलर मॉलिक्यूल के लिए 0 होती है। तो पी हमारे पास कितनी है, 4/3 पाई NA अल्फा के। यहाँ पे m जो है वो मोलर मास है और d जो है वो डेंसिटी है और Na है वो गैड्रोस नंबर है। अगर आपके पास कोई परमानेंट डाइपोल है तो उसके लिए हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन भी जो है वो लगाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू भी लगानी पड़ेगी। तो वो आती है हमारे पास ओरिएंटेशन पोलराइजेशन फॉर्मूला है 4/9 पाई NA एप्सिलॉन नॉट ओवर KT। तो ये बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन है, हमने वो नहीं करनी, बस आपने इस फॉर्मूले के अच्छे से याद कर लेना है। अब यहाँ पे म्यू जो है वो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है और के हमारे पास एक कांस्टेंट है जो R/NA के इक्वल होता है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसे बोला जाता है T एप्सिलॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि केल्विन में हमने टेम्परेचर लेना है। अब इसके बाद हमने कहा कि जो मोलर पोलराइजेशन है पोलर मॉलिक्यूल के केस में पी और पीओ पे यानी कि इंड्यूस्ड और ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे जो कि मोलर परमिटिविटी यानी कि मोलर पोलराइजेशन जो है वो किसके इक्वल थी, एप्सिलॉन -1 ओवर एप्सिलॉन +2 m/d के। अब हमने क्या करना है, पी और पीओ की वैल्यू उसको प्लस कर देना है। प्लस करेंगे, यहाँ पे बुक में मिस्टेक है तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है। हमने क्योंकि बाहर देखे कॉमन लिया 4/3 पाई NA, क्योंकि वो दोनों में प्रेजेंट था वो हमने कॉमन ले लिया। जब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो पीछे यहाँ पे क्या बच जाएगा, अल्फा, और ये नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/3 और बाकी चीजें बाहर कांस्टेंट कंसीडर की हुई है तो यहाँ पे म्यू स्क्वायर KT आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपने थोड़ी सी करेक्शन कर लेनी है। इसे हम बोलते हैं D बाय इक्वेशन। अब इसके लिए हमने एक ग्राफ बनाना है। यहाँ पे देखें कि एक ग्राफ है PM और 1/T के। हमने देखा था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पोलराइजेशन डिक्रीज होती है, लेकिन हमने यहाँ पे इनवर्स ऑफ टेम्परेचर दिया है, तो इट मीन्स दैट दीज आर टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इसलिए हमारे पास इस तरह से ग्राफ आया। लेकिन यहाँ पे देखें कि CCl4 के केस में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई है, इसका मतलब ये है कि CCl4 के ऊपर टेम्परेचर क्या कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी कि टेम्परेचर की वजह से इसी मोलर पोलराइजेशन में कोई भी फर्क नहीं आता। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने इसकी स्लोप निकाली है। अब स्लोप जो है वो हम किस तरह से निकालते हैं, पीछे हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो पढ़ी थी, तो वहाँ पे स्लोप जो है वो इक्वल आ जाएगी इसमें 4 पाई NA एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर 9K के, और इसको हमने इंटरसेप्ट जो था वो कितना किसके इक्वल था 4/3 पाई NA अल्फा के। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो आपने की होगी, अदरवाइज यहाँ पे हमें डिटेल जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे सिंपल म्यू की वैल्यू जो है वो 9Ks/4 पाई NA याद कर लेनी है। हमने डेरिवेशन में नहीं पढ़ना क्योंकि डेरिवेशन करेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमें बस सिंपल इसको करना है। अब यहाँ पे देखें HCl और CH3Cl की तो लीनियरली जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर 1/T की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं तो मोलर पोलराइजेशन भी इंक्रीज होती जा रही है। और लेकिन CCl4
CCl4 के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अब इस मेथड की एप्लीकेबिलिटी की बात आ जाती है, जो लास्ट पैराग्राफ है, ये मेथड जो है सिर्फ इस फेल है, इतना ज़्यादा यूजेबल नहीं होता अगर हमारे पास मॉलिक्यूल जो हैं उनकी हम कन्फिग्रेशन या मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होती टेम्परेचर के साथ। तो ठीक है, ये उसके साथ एसोसिएट नहीं है कि अगर मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं कन्फिग्रेशन के अंदर। तो डी-बाय इक्वेशन जो है वो सिर्फ सक्सेसफुली हम अप्लाई कर सकते हैं वेपर्स के लिए, गैसेस के लिए और पोलर लिक्विड्स के लिए जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाई जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके डिग्री ऑफ एसोसिएशन या मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, ये उनके लिए सूटेबल नहीं होता। तो इसलिए ये इतना मेथड यूजफुल नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे डाइपोल मूवमेंट्स के मेजरमेंट के। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।